इस लेक्चर में हम लोग रेगुलेशंस का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग रूल्स ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आईकाओ के नियम कानून कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है ये। ठीक है। पीआईसी की क्या ड्यूटी होती है, पायलट इन कमांड का क्या करना होता है। कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, जैसे कि एक एरोबैटिक फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइंग क्या होता है। ठीक है। एरोबैटिक फ्लाइट का क्या कंडीशंस है फ्लाई करने के लिए। उसके बाद मैनूवरिंग एरिया वर्सेस मूवमेंट एरिया भी हम लोग देखेंगे। एप्रन समझेंगे कि एप्रन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा टैक्सी वे भी समझ लेंगे। उसके बाद लो फ्लाइंग भी देखेंगे कि लो फ्लाइंग का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नियम कानून है, क्या रेगुलेशंस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, एक तो ये एरोबेटिक फ्लाइट का आपको देखना है, ऊपर से प्रोहिबिटेड एरिया वर्सेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया वर्सेस डेंजर एरिया, ये भी समझेंगे। ठीक है। तो रूल्स ऑफ एयर हम लोग दो पार्ट में कवर कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि ये जो रूल्स ऑफ एयर हम पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कहाँ होगा। तो देखो, जितने भी एयरक्राफ्ट आपके रजिस्टर्ड है, ओके, ऑल aircraft which are registered in any country, कोई भी कंट्री में, और वो कंट्री जिस कंट्री में ये एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, अगर उन्होंने आईकाओ के साथ अग्रीमेंट साइन किया या आईकाओ के मेंबर है, तो उन पे ये रूल्स ऑफ एयर एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि रूल्स ऑफ एयर, अब जैसे मैं बताया था कि आईकाओ के टोटल कितने मेंबर है। सो 190 जो यूएन मेंबर्स है, तो 190 कंट्रीज है प्लस कुक्स आइलैंड है ना। तो ये सारे नियम कानून मानेंगे। हाउएवर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट स्टेट, हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, सपोज करो कोई एक स्टेट है, उसका एक अपना नियम कानून है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। रूल्स ऑफ एयर में बहुत सारा नियम कानून होगा। सो पर्टिकुलरली उस चीज पे उसका कुछ अलग कानून है जो कि आईकाओ के रूल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है। उसका एक अपना डोमेस्टिक रूल है रिलेटेड। ठीक है। और दोनों काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो वो क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को आईकाओ को नोटिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है। नोटिफाई देना पड़ेगा, नोटिफाई कराना होगा कि यार ये मेरा एक नेशनल डिफरेंस है, और ऑल्दो हम मेंबर है आपके आईकाओ के, बट ये मेरा नेशनल डिफरेंसेस है और ये नेशनल डिफरेंस को आपको मानना पड़ेगा। ओके। अगर ये नोटिफाई नहीं करता है आईकाओ को कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री अपने नेशनल डिफरेंसेस, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और याद रखना, ये रूल्स ऑफ एयर जो होता है वो एप्लीकेबल हर जगह होता है। मतलब वो लैंड पे भी होगा, अगर एयरक्राफ्ट लैंड पे है, ज़मीन पे है, हवा में है, दोनों जगह इसका एप्लीकेबल होता है। ठीक है। ओके। सो ये समझ में आ गया हो तो अब दूसरा चीज़ देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ये जो रूल्स है ना, रूल्स ऑफ एयर है, वो आईएफआर में भी एप्लीकेबल है और साथ में वीएफआर फ्लाइट्स में भी एप्लीकेबल है। अब बात आता है आईएफआर वीएफआर होता क्या है। वीएफआर का मतलब पहले समझो, वीएफआर क्या होता है। सपोज करो कि आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो और आप बाहर देख के उड़ा रहे हो, आपको इंस्ट्रूमेंट, कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंट पे रिलाय होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बाहर देख पा रहे हो कि क्लाउड कितना है, कैसा क्लाउड है, क्लाउड का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। वर्टिकल डिस्टेंस ये डिस्टेंस हुआ कि सपोज करो ये क्लाउड है, तो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट से ये कितना ऊपर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ। मतलब आपका स्क्रीन, अगर आप लैपटॉप या फिर फ़ोन पे देख रहे हो, तो आपका आँख से आपका स्क्रीन कितना दूर है, दैट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस। ओके। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वीएफआर क्या हो गया, वीएफआर स्टैंड फॉर विजुअल फ्लाइट
रूल्स, ठीक है, जिसमें सपोज यू फ्लाई द एयरक्राफ्ट बाय लुकिंग आउटसाइड, आप बाहर देख के उड़ाते हो, ठीक है। और वीएफआर फ्लाइट हम तभी उड़ाते हैं जब मेरा वेदर अच्छा होता है, वेदर इज गुड और क्लियर, ठीक है, विजिबिलिटी अच्छा है, विजिबिलिटी गुड, और क्लाउड जो है वो मेरा हाई है, मतलब ऊपर है, वर्टिकल डिस्टेंस अच्छा है क्लाउड का, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, विजुअल लैंडमार्क रेफरेंस मिल जाता है। आईएफआर में क्या होता है, अब सपोज करो कि आप फ्लाइट उड़ा रहे हो, फ्लाइट आप उड़ा रहे हो और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बीच में बारिश हो गया, या विजिबिलिटी एकदम पुअर है, विजिबिलिटी पुअर। अब पुअर किन किन कारण से हो सकता है, तो यार रेन है, फिर फॉग है, या मिस्ट लाइक सिचुएशन है, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस समय आप अपना इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, जो आपके कॉकपिट के अंदर इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको यूज करके उड़ाते हो, ना कि आप बाहर देख के उड़ाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप एटीसी का डायरेक्शन को भी फॉलो करते हो, याद रखना एटीसी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं मानता हूँ, यहाँ पे हम मानते हैं। आईएफआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, ओके, ये समझना जरूरी था। तो ये रूल्स जो अभी हम देख रहे हैं, ये रूल्स ऑफ एयर, जो कि एनेक्सर 2 में आपका आता है। किसकी जिम्मेदारी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ऑफ दिस रूल, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पीआईसी, पायलट इन कमांड, ठीक है। पायलट इन कमांड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनेक्सर 2 में जो रूल्स ऑफ एयर दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। हाउ एवर एक चीज याद रखना, अगर बात सेफ्टी की आ गई ना, अगर बात सेफ्टी की आ गई, तो आप रूल्स ऑफ एयर को ब्रीच भी कर सकते हो, वन कैन ब्रीच, वन कैन डिविएट फ्रॉम रूल्स ऑफ एयर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज करो कोई भी प्रोटोकॉल है रूल्स ऑफ एयर का, कि आपको एटीसी से बात करना है, आप ये वे पॉइंट जाओगे, या फिर अगर आपको डिसेंड करना है, अल्टरनेट एरोड्रोम जा रहे हो, आपको बताना पड़ेगा, आपको एरोबेटिक फ्लाइंग नहीं करना है, ठीक है, सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। बट समझो आपको हर चीज़ एटीसी को बताना है। सपोज करो आप देख रहे हो कि जब आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, तो आपने देखा, यहाँ पे मेरा इंजन होता है, आपने देखा कि फ्लॉक ऑफ बर्ड, मतलब एक ग्रुप ऑफ बर्ड काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपके एयरक्राफ्ट की तरफ आ रहा है, या फिर आपका एयरक्राफ्ट उनके तरफ जा रहा है, सेम चीज यार, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पर गिरे, कटता तो खरबूजा ही है, ठीक है, तो जा रहा है। अब यार इतने देर में आप एटीसी को इन्फॉर्म करके बताओगे कि यार बर्ड स्ट्राइक होने वाला है, फिर एटीसी से आप पूछोगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तब तक तो भाई बर्ड स्ट्राइक हो भी जाएगा, और आपका इंजन का भी लॉस हो जाएगा, और वही फिर सब तो सली नहीं हो सकते हैं ना कि हडसन में बचा दे आपको, ओके। तो उस समय आपने क्या किया, बर्ड स्ट्राइक होने वाला था तो आपने थोड़ा सा एरोबेटिक फ्लाइंग कर लिया, या आपने कोई रूल्स ब्रेक कर दिए और आपने बचा लिया, ठीक है। तो उस समय आप ब्रीच कर सकते हो बचाने की, ये समझने वाली बात थी। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल, पायलट इन कमांड, ओके। अब ये समझ में आया हो तो हम कुछ दूसरा भी देखते हैं। अब ये देखते हैं यार एरोबेटिक फ्लाइट क्या होता है। एरोबेटिक फ्लाइट होता क्या है, अभी एयर शो हुआ था रिसेंट में, अभी 2 एयर शो हुआ है इंडिया में, एक तो बैंगलोर में हुआ है, बैंगलोर, ओहो, बेंगलुरु लिखते हैं, बेंगलुरु, एक तो बेंगलुरु में हुआ है और एक कहाँ हुआ है, एक अभी पटना में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा, पटना का तो मैंने नहीं देखा, बैंगलोर का मैंने यूट्यूब पे देखा, आप भी देखो कि वहां पे ना कोबरा कोबरा फ्लाइंग हुआ है। तो ये भी कोबरा फ्लाइंग जो एक टेक्निक है, ये भी एक एरोबेटिक फ्लाइट का पार्ट है। अब एरोबेटिक फ्लाइट होता क्या है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जाते हैं वो सीधा सीधा सीधा, मतलब एकदम सिंपल, फ्रंट बेंचर जो होते थे ना, एकदम सिंपल सोबर अच्छे लोग,
वैसे जाते हैं, कोई ज़्यादा ऊट पटांग हरकत नहीं करना है इनको, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाना है। बट ये जो हमारे बैक बेंचर्स है वो कौन हो गए, जैसे ये मिग का आपने नाम सुना होगा, या आपने F-15 सुना होगा, या फिर आपने सुकोई सुना होगा, ठीक है, राफेल सुना होगा, डसॉल्ट एविएशन का। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब एरोबेटिक फ्लाइट करते हैं। एरोबेटिक फ्लाइट मतलब ये कमर्शियल फ्लाइट ऐसे 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 जाते हैं, एरोबेटिक फ्लाइट ऐसे 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 जाएंगे। तो एक्चुअली एरोबेटिक फ्लाइट में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन एरोबेटिक फ्लाइट, एरोबेटिक फ्लाइट में हमेशा याद रखना कि आप मैनूवर्स करते हो, मैनूवर्स करते हो, ठीक है। उस मैनूवर्स में आप करते क्या हो, इंटेंशनल मैनूवर्स करते हो, इंटेंशनल लिखते हैं, इंटेंशनल मैनूवर्स करते हो, जिसमें आप करते क्या हो कि एयरक्राफ्ट का ना, एयरक्राफ्ट को आप एब्रप्टली उसका स्पीड में चेंज लाते हो, उसके ऑल्टीट्यूड में चेंज लाते हो, और साथ ही में उसके एटीट्यूड में भी चेंज लाते हो, ठीक है। एब्रप्टली मैं बोल रहा हूं, मतलब रोल कर रहे हो आप, डाइवर्ट कर रहे हो, जो समझ, स्पिन कर रहे हो आप, ठीक है। दिस इज एरोबेटिक फ्लाइट, अच्छे से समझ लेना। अब यार बात आता है कि एरोबेटिक, देखो यार, हमें मतलब कमर्शियल एविएशन वाले पायलट्स को तो अलाउ ही नहीं एरोबेटिक फ्लाइट करना, एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एकदम अलाउ नहीं है। आप मिलिट्री में हो, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अलाउ। अब एरोबेटिक फ्लाइट करने का क्या क्या नियम है, कुछ तो रूल्स होगा ना इसका, सबके लिए कुछ रूल्स होगा। अब हो सकता है कि आपके सीपीएल ट्रेनिंग में करवाते भी हो, बहुत जगह सीपीएल ट्रेनिंग में होता भी है, तो क्या रूल्स है, क्या नियम है, कब हम कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, अच्छे से एक बार देख। अब समझो ये कि आप अलाउड कब नहीं है, सो नॉट अलाउड विद इन 2 नॉटिकल माइल फ्रॉम एयरपोर्ट। आप अलाउड नहीं है विद इन 2 नॉटिकल माइल फ्रॉम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के 2 नॉटिकल माइल के अंदर आपको एरोबेटिक फ्लाइट नहीं करना है। ये 2 नॉटिकल माइल कितना होता है, 3.7 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। आप एकदम ही अलाउड नहीं हो, एक्सेप्ट या अनलेस आप 2 नॉटिकल माइल के अंदर तभी कर सकते हो, जब वो कंडीशन क्या है, जब आप फ्लाई कर रहे हो, आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा रहे हो, एयरक्राफ्ट, अनलेस एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हायर देन 1800 मीटर और 6000 फीट अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये समझ लेना। क्या ये बोलना चाहा कि देख भाई, अगर ये आपका एयरपोर्ट है, इफ दिस इज योर एरोड्रोम, मैं एटीसी टार बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब अगर ये आपका एरोड्रोम है, तो इसके 2 नॉटिकल माइल के अंदर, ये अगर 2 नॉटिकल माइल हुआ, दिस इज 2 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल माइल, इसके अराउंड तो आपको एरोबेटिक फ्लाइट करना ही नहीं है। हाँ, बट इसके अंदर, मतलब 2 नॉटिकल माइल के अंदर आप कब कर सकते हो, अगर आप फ्लाई कर रहे हो ग्राउंड लेवल से कितना, 6000 फीट ऊपर, अबव ग्राउंड लेवल, तो आप कर सकते हो एरोबेटिक, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बता रहा है यार। सो सेकंड पॉइंट इज सेइंग नॉट अलाउड ओवर सिटीज, टाउन और पॉपुलेटेड एरियाज, भीड़ भाड़ वाले एरिया में, विदाउट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम रिलेवेंट अथॉरिटी। अब देखो, रेलिवेंट अथॉरिटीज, ये तो बड़ा वेग टर्म हो गया। अब रेलिवेंट अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या आ जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसी, और दो डीजीसीए मोका के अंदर ही आता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या डीसी या डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अगर रेलिवेंट अथॉरिटीज ऐसे करके कुछ लिखा आ गया एग्जाम में, अगर डीजीसीए है तो सबसे पहले डीजीसीए टिक मारना है, डीजीसीए नहीं है
मौका लिखा हुआ है तो उसको टिक मारना, मौका भी नहीं है तो डीएमडीसी को मार देना, जो भी दोनों में तीनों में से हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं यार। ठीक है, और एरोबेटिक फ्लाइट उन लोगों को ही करना है जिनके पास लाइसेंस हो, ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है। सो एरोबेटिक फ्लाइट कैन बी performed by licensed pilot, और with फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप अभी ट्रेनिंग फेज में ही हो, बट अगर आप उड़ा रहे हो और आपके साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज, एक पॉइंट और समझना, इट मस्ट स्टार्ट एट दैट हाइट दैट इट शुड एंड एट 2000 फीट अबव ग्राउंड लेवल। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले लिखता हूं, सेंटेंस लिखता हूं। मस्ट स्टार्ट हाई enough to end safely above 2000 फीट above ग्राउंड लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपको अपना एरोबेटिक फ्लाइट, आप कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हो मैटर नहीं करता है, आपको ऐसा करना है कि वो जब आपका एरोबेटिक फ्लाइट खत्म हो, जब आपने खत्म पूरा एरोबेटिक फ्लाइट कंप्लीट कर लिया, तो आप ना 2000 फीट के ऊपर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ दिस इज 2000 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यू हैव टू कंप्लीट योर एरोबेटिक फ्लाइट ओवर हेयर ओनली। इसके नीचे अगर आप आए तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वो बोलना चाह रहा है। अब फिर आगे का पॉइंट भी देख लेते हैं यार। आगे का पॉइंट क्या है, मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको बताया था मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, 2 नॉटिकल माइल वाले में बताया था ना पहला पॉइंट में कि 6000 फीट मीन सी लेवल। नहीं, ये क्वेश्चन आता है, मीन सी लेवल काट देना, अबव ग्राउंड लेवल लिखा हुआ रहेगा। एरोबेटिक फ्लाइट मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट, ऑप्शन ए 6000 फीट अबव ग्राउंड लेवल, ऑप्शन बी 6000 फीट मीन सी लेवल, या ऑप्शन सी दे देगा सपोज करो 5000 फीट या 2000 फीट, जो भी AGL MSL कुछ भी दे देगा। तो तीन ही ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तो आपको ए वाला सिलेक्ट करना है, अबव ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है, मीटर्स में ये कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 1800 मीटर होगा, 1800 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है एरोबेटिक फ्लाइट में। ठीक है, अब हम लोग कुछ दूसरा चीज भी देखते हैं। हाँ, एक हो गया मेरा मन्यूवरिंग एरिया, ठीक है, और एक हो गया मेरा मूवमेंट एरिया। अब इनको समझने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, वो सुनना। देखो, आप जब एयरक्राफ्ट कभी आप लिए हो नहीं लिए हो, फिर भी समझो इस चीज को। ये आपका पूरा, अभी मैं जो भी बताऊंगा सब एरोड्रोम के अंदर ही होता है, बस मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ। ये आपका एप्रन होता है। एप्रन क्या होता है, एप्रन या फिर रैंप भी हम कभी कभी कहते हैं। ठीक है, पेलोड का अगर जनरल नाम में आपने क्वेश्चन किया होगा तो पता होगा। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका पार्किंग एरिया होता है। ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट पार्किंग एरिया, जहां पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क होता है। ठीक है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है, यहाँ पे आपका पैसेंजर्स का जो बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग जो एयरक्राफ्ट में आप अंदर घुसते हो या फिर एयरक्राफ्ट से आप उतरते हो, डीबोर्ड, वो यही होता है। रनवे में आप नहीं करते हो, ऐसा मत सोचना कि आप रनवे में, नहीं भाई, रनवे इज वेरी सेंसिटिव एंड क्रिटिकल जोन, वहां पे आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक आते जाते रहता है ना, एयरक्राफ्ट से जो बिजी एयरपोर्ट है, तो सही नहीं है ना। ठीक है, इस एप्रन में बहुत जगह फ्यूलिंग भी होता है, फ्यूलिंग भी होगा, आपका कार्गो भी यहीं पे आ, होता है। कभी कभी सर्विसिंग भी एयरक्राफ्ट का यही होता है, माइनर सर्विस। ठीक है, सो दिस इज एप्रन एरिया। ओके,
ये समझ में आ गया। अब कुछ और चीज समझ लो। टैक्सिंग, अगर बिना कॉम्प्लिकेट करके समझाऊं तो समझो आपका एप्रन से आपको रनवे जाना है, ठीक है, तो आप टैक्सिंग करते हो, ठीक है, या फिर ओके। तो ऐसे समझो, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि आप दिल्ली, आप कहीं आ रहे थे, कहीं जा रहे थे एयरक्राफ्ट से, आपका डेस्टिनेशन क्या था? दिल्ली था, ठीक है। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट दिल्ली लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट स्लोली मूव करता है, ग्राउंड पे स्लोली मूव करता है टुवर्ड्स टर्मिनल। टर्मिनल में मूव करेगा वो। और इसी मूवमेंट को ना, क्योंकि वो रनवे पे थोड़ी ना, रनवे पे, हाँ भाई रनवे पे लैंड किया, उसके बाद रनवे पे लैंड करने के बाद एक टैक्सी वे होता है, ठीक है, यहाँ तो रनवे खत्म हो जाएगा, तो ये टैक्सी वे होता है। इस टैक्सी वे से हम लोग एप्रन की तरफ आते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सिंग कहते हैं, ओके। ऐसे समझो कि कार आप धीरे धीरे रोड से लेके पार्किंग लॉट में ला रहे हो, तो उसको टैक्सिंग बोल देते हैं। अब जब टैक्सिंग समझ में आ गया तो टैक्सी वे भी समझ लो। टैक्सी वे, अच्छा टैक्सी वे तो अभी मैं बता दिया। ये एक रोड है, दिस इज नथिंग बट रोड और पाथ दैट कनेक्ट्स द एप्रन एंड रनवे। अभी बताया ना आपको, ठीक है, ये रनवे है और आपको एप्रन जाना है रनवे से। तो जो पाथ आप, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी आगे घूम के आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो आगे से नहीं, प्रॉपर डेडिकेटेड जगह बना हुआ है टैक्सिंग के लिए। तो ये जो डेडिकेटेड जगह बना हुआ है ना रनवे से एप्रन आने के लिए, दिस इज टैक्सी वे, ओके। सो नाउ यू गेट द आइडिया। अब ये समझ में आ गया हो तो आगे भी हम कुछ देख लेते हैं। देखो भाई, मैनूवरिंग एरिया क्या होता है? मैनूवरिंग एरिया में एरोड्रोम आ जाता है, दैट पार्ट ऑफ एरोड्रोम जो कि आप यूज करते हो टेक ऑफ में, ठीक है, लैंडिंग में, टैक्सिंग में, मतलब टैक्सी वे कह लो, टैक्सी वे। इसमें सब ये तीनों चीज आ गया। इसमें एक्सक्लूड क्या हो गया? एप्रन। याद रखना बस, मैनूवरिंग एरिया में एप्रन नहीं होता, यानी मैनूवरिंग एरिया के अंदर क्या क्या आ गया? आपका रनवे भी आ गया और टैक्सी वे भी आ गया, एप्रन नहीं आया। दिस इज योर रनवे, दिस इज योर टैक्सी वे एंड दिस इज एप्रन। तो एप्रन नहीं आया मैनूवरिंग एरिया में। मूवमेंट एरिया में क्या हो जाता है? मूवमेंट एरिया इज इक्वल टू मैन्यूवरिंग एरिया प्लस एप्रन, जिसको हम रैम भी कहते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसका ट्रिक क्या याद रखना है? एम विथ नो ए। अगर एम के बाद ए आ गया तो याद रखना ये गलत है, इसमें एप्रन नहीं है, ठीक है। जो भी अपना नेमोनिक ट्रिक जो आपको लगता है सही आपको याद रहेगा वो बना लो, ओके। अब आता है लो फ्लाइंग। लो फ्लाइंग, लो फ्लाइंग क्या है? सो याद रखना, ये लो फ्लाइंग क्या बताता है कि एयरक्राफ्ट मस्ट नॉट फ्लाई बिलो 1000 feet ओवर अ बिल्ट अप एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज करो कोई एक बिल्डिंग है, तो आपको उसके 1000 फीट ऊपर उड़ाना है, ठीक है। आपको 1000 फीट, ये जो हाइट है, मतलब आपके एयरक्राफ्ट और बिल्डिंग के बीच का जो हाइट होना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम 1000 फीट। यू कैन नॉट फ्लाई बिलो 1000 फीट, एयरक्राफ्ट मस्ट नॉट फ्लाई बिलो 1000 फीट ओवर अ बिल्ट अप एरिया, ठीक है। ये बिल्ट अप एरिया है। सपोज करो कोई आप गांव देहात में चले गए जहाँ पे कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है या कुछ नहीं है, तो वहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाता है? वहाँ पे 500 फीट हो जाएगा, याद रखो, ओके। सो बिलो 1000 फीट ओवर अ बिल्डअप एरिया, मिट जाए यार, बिल्ट अप एरिया एंड बिलो
500 feet in any other area। ठीक है। और सपोज करो अगर कोई ऐसा जगह आ गया, पहाड़ वहाड़ वाला एरिया आ गया, इन पहाड़ वहाड़ वाले टेरेन वाले एरिया से, टेरेन या माउंटेनियस रीजन में आपको वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2000 फीट का होना चाहिए। ठीक है। सो बिलो 2000 फीट इन टेरेन और माउंटेनियस एरिया। सो ये मैं फ्लाई करने का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ नॉट फ्लाई, बिलो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का, प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड। सो अब ये समझ लो, पहले मतलब समझ लो। सो तीन टाइप के हमारे टर्म होते हैं। एक होता है प्रोहिबिटेड एरिया, पहले ये समझो, एक एक करके समझते हैं। प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है? प्रोहिबिटेड एरिया वो एरिया होता है जहां पे आपका फ्लाइंग अलाउड ही नहीं है, फ्लाइंग अलाउड नहीं है, एकदम ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नहीं अलाउ है। प्रोहिबिटेड एरिया का एग्जांपल क्या हो गया? ऑल्दो एक एग्जांपल का टेबल से हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए मैं एग्जांपल आपको क्या बता दूं सब। जैसे आप, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली यार। आ, राष्ट्रपति भवन के पता है अंदर भी आप जा सकते हो, अंदर एज इन, ये मैं टॉपिक से साइड हट के बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में हो, प्लीज़ राष्ट्रपति भवन का वेबसाइट चेक करो, वहाँ पे नॉर्मल सिटीजन भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर जा सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, 10-20 रुपए चार्ज होता है, आपको पहले से नंबर लगाना पड़ता है। प्लीज़ जाओ वहाँ पे, आप देख के चौंक जाओगे कि क्या क्या है। प्लीज़ जाना वहाँ पे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड यू शुड चेरिश सच प्लेस। ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन पे के ऊपर उड़ाना एकदम अलाउ नहीं है, सो इट इज़ प्रोहिबिटेड एरिया। ओके। अब आता है इसके बाद कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये क्या बताता है कि फ्लाइंग नॉट अलाउड विदाउट परमिशन। मतलब आप फ्लाई कर सकते हो, फ्लाई ओनली विथ परमिशन, फ्लाई कर सकते हो परमिशन, या फिर अभी के लिए और मैं लिख रहा हूं, और यू कांट फ्लाई फॉर द टाइम बीइंग। टाइम बीइंग कि बोल दिया है भाई कि इस इस टाइम से लेके इस टाइम तक या इस ड्यूरेशन तक फ्लाइंग इज नॉट अलाउड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके। या फिर ऐसा एरिया जो कि ओपन हो सकता है सम कंडीशन पे। ये यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होते हैं, ये आपके ना मिलिट्री जोन्स होते हैं, मिलिट्री जोन्स होते हैं, कैंटोनमेंट्स एरियाज होते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज होते हैं। ओके, सो दीज आर रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब ये सब समझ में आ गया हो तो एक चीज और समझो, डेंजर एरिया। डेंजर एरिया क्या होता है? यहाँ पे ना फ्लाई करना काफी रिस्की होता है। फ्लाइंग एट दिस जोन इज वेरी रिस्की। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मिलिट्री टेस्ट्स होते हैं, शूटिंग प्रैक्टिसेस होती है, प्रैक्टिस। बट डेंजर एरिया मोस्टली क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, एक्टिविटी हो सकती है। अगर मिसाइल टेस्टिंग जोन है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के बे ऑफ बंगाल, पर्टिकुलरली कोई कोऑर्डिनेट्स पे बे ऑफ बंगाल में मिसाइल्स की टेस्टिंग होती रहती है, मिसाइल टेस्टिंग होती रहती है। शौर्य और मिसाइल, मिसाइल्स है ना हमारे, अग्नि, शौर्य, ये सब मिसाइल की टेस्टिंग होती है। तो ये सब जाना सही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं आपके एयरक्राफ्ट। वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मिसाइल टेस्टिंग, ये सब एरियाज। ठीक है। अब पहले ये समझो जेप्सन चार्ट क्या होता है। देखो, जब भी आप फ्लाई करने जाओगे ना, जब भी आप फ्लाई करने जाओगे इन फ्यूचर, तो आपके आईपैड में ना, सीपीएल की ट्रेनिंग में भी आप जाओगे तो आपके आईपैड में
आपको एक चार्ट दिया हुआ रहेगा, दैट इज जेप्सन चार्ट। उसमें क्या होता है ना, एयरवेज बने रहते हैं, एयरवेज बने रहेंगे। जैसे एयरवेज क्या होता है, जैसे हाईवे होता है ना, रोड पे हाईवे होता है आपके गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हाईवे होता है। वैसे ऐसा नहीं कि एयर में आप कहीं भी जा सकते हो, फ्लाइट का भी एक प्रॉपर रोड है, फ्लाइट का भी एक प्रॉपर एयरवेज है, आपको उसको फॉलो करना है। तो जेप्सन चार्ट में क्या होता है ना कि उस एयरवेज रूट्स में जितने भी डेंजर जोन है, जितने भी प्रोहिबिटेड एरिया, जितने भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सब मार्क्ड रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन सब एरियाज में नहीं जाना है। बट हो सकता है कभी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आप उन एरियाज में चले गए, होता है यार, ट्रेनिंग में चले जा सकते हैं लोग, जाना नहीं चाहिए बट जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे आपको पता चलेगा कि आप डेंजर एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया में घुस गए हो, ये भी समझ लो। सो क्या सिग्नल्स आते हैं, व्हाट आर द सिग्नल्स फ्रॉम ग्राउंड रिप्रेजेंटिंग दैट one has entered danger, restricted और prohibited areas। समझो, देखो क्या क्या सिग्नल रहेंगे। आपको ना सीरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल दिखने लगेगा, सीरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल दिखने लगेगा, मतलब आपको रेड एंड ग्रीन फ्लेयर्स दिखने लगेंगे, ठीक है, लाइट, फ्लैशिंग लाइट प्रोजेक्टाइल्स आएंगे, फ्लेयर्स आएंगे। ओके, और ये ना हर 10 सेकंड में आते हैं, एवरी 10 सेकंड्स में आते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज एट इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। ये इंडिकेट क्या करते हैं, इंडिकेट क्या करेंगे, अच्छा याद रखना, रेड एंड ग्रीन है, ग्रीन एंड रेड नहीं है, मतलब पहला रेड आएगा फिर ग्रीन आएगा। ओके, एग्जाम में देखना घुमा नहीं दे वो। इंडिकेट क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यू हैव एंटर्ड डेंजर एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रोहिबिटेड एरिया। अब आपको करना क्या है, आपके नेसेसरी एक्शंस क्या होंगे वो समझो। What are the necessary actions that you must do or follow? Necessary action, नेसेसरी एक्शन किनको लेना है, आपको एज अ पायलट, आप उड़ा रहे हो तो आपको क्या क्या लेना है उस समय अगर आप गलती से घुस गए हो। सबसे पहला नेसेसरी एक्शन ये होगा कि आप फर्दर उस एरिया में फ्लाई नहीं करोगे, डू नॉट फ्लाई फर्दर इनटू दैट एरिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैं समझाता हूँ। सपोज करो ये कोई एक प्रोहिबिटेड एरिया था, प्रोहिबिटेड एरिया था, ठीक है, आपको पता नहीं चला, आप मस्ती में गाना गाते गाते, एनिमल का गाना सुनते सुनते आप घुस गए। यहाँ पे जब आप घुसे ना, तब आपको सीरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल रेड एंड ग्रीन दिखने लगा। अब आपको दिखा तो पहला एक्शन आपका क्या होगा कि और अंदर नहीं घुसना है, यहीं पे रुक जाना। अब रुकने का मतलब है कि वहीं पे रुक जाना है, मतलब आप फर्दर डिसेंड भी नहीं करोगे और आगे भी नहीं बढ़ोगे। तो पहला एक्शन क्या था, यू डू नॉट फ्लाई फर्दर इनटू दैट एरिया। सेकंड एक्शन इज यू विल नॉट डिसेंड, ठीक है, आप इस एरिया में डिसेंड नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि ये प्रोहिबिटेड एरिया में ही आप डिसेंड कर दो ना भाई, प्रोहिबिटेड एरिया में डिसेंड मत करना। थर्ड क्या होगा, आपको मेडे मेडे कॉल देना है, मेडे मेडे कॉल देना है, मेडे, ठीक है, अपने रेडियो टेलीफोनी में आपको मेडे मेडे का कॉल देना है, ठीक है। और फोर्थ क्या होगा, आपको अपने एसएसआर ट्रांसपॉन्डर पे 7700 का स्क्वाक कोड लगाना है, SQUAWK, स्क्वाक कोड मारना है। ये चारों आपको काम करना है। अब बात आता है, मन में तो चुल होगी, ये सोच ही रहे होंगे आप लोग कि अगर ये सब नहीं किया भैया तो क्या होगा, अगर ये चारों चीज फॉलो नहीं किए ना तो पता है क्या होगा। ऑल्दो अगर जैसे ही आप घुसेंगे ना, इतना शायद कभी आपको टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत नेसेसरी एरियाज है ये सब। तो पता है होता क्या है, जैसे ही आप घुसे प्रोहिबिटेड एरिया में, तुरंत एक इस तरफ, एक इस तरफ, या और ज्यादा भी, मैं तो दो ही बता रहा हूँ,
एक सुकोई यहाँ से आएगा, एक सुकोई यहाँ से आएगा और बात करने लगेगा आपसे, क्या भाई कहाँ उड़ते उड़ते आ गए, हमें भी कंपनी दे दो। तो उस समय आपको समझ में आ गया कि भाई बुरा फंस गए। और ध्यान में रखना, अगर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपको इंटरसेप्ट कर रहा है, दिस इज योर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इफ यू आर गेटिंग इंटरसेप्टेड बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो फिर आपको क्या एटीसी की आप बात सुनोगे या मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात सुनोगे? क्या आंसर होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, आई गिव यू 2 सेकेंड्स। एटीसी को बोलना मारो गोली, आप मिलिट्री की बात सुनना, नहीं तो ये उड़ा देंगे। जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे ही करना, ओके? बट ये हम लोग आगे में पढ़ेंगे इन डिटेल, सो डोंट गेट वरी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, अभी मैंने आपको एसएसआर स्क्वाक कोड के बारे में बताया। तो बेसिकली आप सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार रेडियो में पढ़ोगे ना, तो आप एसएसआर के बारे में पढ़ोगे ही, सारे स्क्वाक कोड के बारे में पढ़ोगे, 4x0, 2000 और जो भी होता है। बट अभी मैं आपको 3 बेसिक स्क्वाक कोड बताता हूँ। सो देन ऐसे याद रखना, 7500, 7600, 7700। और इसका नेमोनिक ट्रिक क्या है? आइस। आइस मतलब आई आप कब डालते हो? जब अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस या फिर हाईजैक हो गया। मतलब अगर आपने अपने एसएसआर में 7500 का कोड डाल दिया ना, तो एटीसी समझ जाएगा कि भाई आपके लग गए हैं, आप हाईजैक हो चुके हो। आपको उसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है उनको, चुपचाप बस ये कोड डाल देना है। 7600 हम स्क्वाक कोड कब मारते हैं? जब कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं अवगत करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 7700 क्या बताता है स्क्वाक कोड अगर आपने मारा तो? कि इमरजेंसी हो गया। ठीक है, जैसे अभी एक इमरजेंसी हुआ था ना, नेसेसरी एक्शन अभी आपको बताया ना क्या क्या लेना है अगर आप प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए तो। ओके, ये समझ में आ गया हो तो अब थोड़ा सा हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। ओके, तो इंडिया में प्रोहिबिटेड एरिया कौन कौन से हैं? और ट्रस्ट मी, ये एग्जाम में आता है, लिटरली आता है। ठीक है, प्रोहिबिटेड एरियाज एट इंडिया या इन इंडिया क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहला क्या है? बड़ौदा। बड़ौदा में क्या है? आपका न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो बोल लो। यहाँ पे आपको एकदम ही नहीं उड़ाना है। मतलब होता क्या है ना कि कभी आप देखे होंगे डैश लिखा होगा कोई कोई टेबल में, डैश अनलिमिटेड। अच्छा, मैं यहीं लिख देता हूँ। ये डैश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर कुछ भी 1 2 3 4 किलोमीटर मीटर जो भी लिखा हुआ, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज वर्टिकल। मतलब बड़ौदा में आपको उड़ाना ही नहीं है, कंप्लीटली बैन है बड़ौदा में। ओके, एकदम कंप्लीटली बैन है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आता है आपका टावर ऑफ साइलेंस। पता है ना टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? ये है मुंबई में है। ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पे ना बेसिकली पारसीज जो होते हैं ना, पारसीज कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी जो होते हैं, उनका यहाँ पे आफ्टर डेथ जब हो जाए, तो जैसे हिंदू या मुस्लिम या सिख में क्या होता है कि हम जलाते हैं, दफनाते हैं। पारसी वैसा नहीं करते। दे बिलीव इन फूड चेन सिस्टम, फूड चेन, वेरी स्वीट पीपल दे आर। तो पारसी क्या करते हैं ना, टावर ऑफ साइलेंस में वो जो बॉडी होता है उसे छोड़ देते हैं, और वहाँ पे वो जो ईगल होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो आके इनको खाते हैं। ठीक है, पारसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना कि गुजरात महाराष्ट्र में आए थे जब ईरान में इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, और कैसे इन्होंने किंग को मनाया था रहने के लिए। वेरी वेरी ग्रेट पीपल। मोस्टली आपके जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो पारसी ही है, एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल दे आर, हाई एंड अर्निंग पीपल है, जो भी हो। तो टावर ऑफ साइलेंस इन मुंबई, वहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या प्रोहिबिटेड एरिया है? तो हॉरिजॉन्टली 1 माइल है और वर्टिकली अनलिमिटेड है। ओके, मतलब क्या हो गया? अगर ये टावर ऑफ साइलेंस है ना, तो 1 माइल तक आपको इसके इर्द गिर्द घूमना भी नहीं है। ये 1 माइल तक इर्द गिर्द घूमना भी नहीं है।
और वर्टिकली अनलिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं ये मत बोलना कि भाई 2000 फीट के तो ऊपर हूँ, 6000 फीट के तो ऊपर हूँ। नहीं, यहाँ पे आपको एकदम ऊपर भी नहीं आना, आपको आना ही नहीं है, ये बोलना चाह रहा। ओके, थर्ड क्या हो गया? थर्ड इज मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिफाइनरी है। तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली सल्फर फ्यूम्स मिलते हैं, फ्यूम्स रिफाइनरी से निकलते हैं, इसीलिए मना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या है? 10 किलोमीटर्स एंड अनलिमिटेड। फोर्थ वन इज राष्ट्रपति भवन। अरे यार, चल जा भाई। राष्ट्रपति भवन, भवन एक गार्डन भी है राष्ट्रपति भवन में, विच इज वेरी गुड। तो ये भी आपका कितना है? अनलिमिटेड ही है, ठीक है। फिर वैसे ही आता है आपका कलपक्कम। कलपक्कम, ये कलपक्कम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। और ये कलपक्कम है क्या? ये बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, प्लांट है। और यहाँ पे क्या है? तो ये है 10 किलोमीटर का रेडियस, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? 10,000 फीट, ठीक है। सिक्स्थ क्या है? आपका भुवनेश्वर टावर है, भुवनेश्वर न्यूक्लियर टावर। इसका क्या है? तो यार हॉरिजॉन्टली तो कुछ नहीं है इसका, मतलब हॉरिजॉन्टली एकदम आना ही नहीं है। और वर्टिकली क्या है? वर्टिकली है इसका 50,000, ज़्यादा, 1 10 100,000 10,000, ओके, 50,000 फीट। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोहिबिटेड एरियाज है, जैसे कि ताजमहल हो गया, आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गया, फिर तिरुवनंतपुरम में जो केरला का कैपिटल है वहाँ पे एक मंदिर है, पद्मना स्वामी मंदिर, वो हो गया। उसके बाद भाभा एटॉमिक सेंटर, श्री हरिकोटा स्पेस स्टेशन जो है वो हो गया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स और जो भी मिलिट्री कंटोनमेंट जोन है वो सब भी प्रोहिबिटेड एरिया में ही आते हैं, ठीक है। सो ये आपका पार्ट 1 का एंड है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।